टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अब देखो यहां पे इस चैप्टर में मस्कुलर और न्यूरल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है ना, तो इसीलिए मैं मस्कुलर वाले को कहां कराऊंगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले में, और न्यूरल वाले को नर्वस सिस्टम वाले में करेंगे ना, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा इनको टच करने का कोई फायदा नहीं है, वहीं पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अब हमें करना क्या है, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, एपिथेलियल टिश्यू के साथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है लाइनिंग या कवरिंग। अब बॉडी के बाहर की कवरिंग हो या अंदर की कवरिंग हो, कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। बाहर की कवरिंग जैसे मान लो हमारी स्किन है तो किसमें आएगी, एपिथेलियल में आएगी, और अंदर की कवरिंग जैसे मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक की कवरिंग है, अंदर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक की है, यूरिनरी ट्रैक की है ना, इन सब की कवरिंग किसमें आएगी, एपिथेलियल में आएगी ना। एपिथेलियल का मतलब है बॉडी की लाइनिंग या कवरिंग, इतना सा सिंपल शब्दों में इसको याद रखना है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो टाइप का हो सकता है। देखो ये तो अपने को पता है ना, देखो जो सेल है वो मिलके बनाती है टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं ना। सेल मिलके बनाएंगे टिश्यू और टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन। बिल्कुल ठीक है। अब टिश्यू है तो इसके अंदर क्या होगी, सेल्स प्रेजेंट होगी। अब सेल्स प्रेजेंट होगी तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है सेल्स के प्रेजेंट होने की, या तो वो सेल्स सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो, है ना, या तो वो सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो, या टू और मोर लेयर, है ना, दो या दो से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट हो। अगर सिंगल लेयर में है तो नाम से ही पता लग रहा है सिंगल लेयर है मतलब बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल एपिथेलियम, और दो या उससे ज्यादा लेयर है मतलब कंपाउंड एपिथेलियम। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम बारी बारी से करेंगे, पहले सिंपल एपिथेलियम फिर कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये है अपना सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, देखो सिंपल एपिथेलियम तीन टाइप का हो सकता है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोल्यूमनार एपिथेलियम। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल कैसी है, डायग्राम से पता लग रहा है कैसी है, फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, क्यूबॉइडल का बिल्कुल नाम से पता लग रहा है कि क्यूब लाइक सेल है, आइस क्यूब देखिए आपने, आइस क्यूब, तो वैसे क्यूब लाइक सेल, और कोल्यूमनार का भी नाम से ही पता लग रहा है कि टॉल है ना, लंबी लंबी सेल्स है। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से कवर हो रहा है कि लंबी सेल्स है और इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एट बेस है ना, न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है। और एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है, देखो डायग्राम से ही कवर हो जाएगा कि इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये कहां पे प्रेजेंट होती है, इसको याद करने की, ट्रिक बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की कैसे है वो मैं भी दिखाऊंगा। देखो स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन है। स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन याद करो कहां पे होती है, देखो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर कहां जाएगी, ब्लड वेसल में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई के थ्रू बाहर आएगी। सिंपल सी बात है ना। तो डिफ्यूजन कहां होती है, ब्लड वेसल में होती है, और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होती है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल है ना, गैसेस का क्या हो रहा है, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है ना। इसमें याद क्या करना है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और कोल्यूमनार का भी फंक्शन सेम ही याद रखना है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये कहां पे प्रेजेंट है, इसको कैसे याद करें, देखो सिंपल सी बात है, यूरिनरी ट्रैक है ना, यूरिनरी ट्रैक में कौन सी होगी, क्यूबॉइडल होगी, और डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सी, कोल्यूमनार। इससे अपने को याद आ जाएगा। अब यूरिनरी ट्रैक देखो, डक्ट ऑफ ग्लैंड एक याद रख लेना, बाकी यूरिनरी मतलब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहां, यूरिनरी सिस्टम में होते हैं, तो वहां पे क्यूबॉइडल हो जाएगी, और कोल्यूमनार मैंने क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड, यानी स्टमक इंटेस्टाइन। ठीक है, सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन इनका फंक्शन है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं। देखो स्क्वेमस को अब भुला दो, अब स्क्वेमस को भुला दो, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार को याद रखो। पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने क्या बोला कि स्क्वेमस को भुला दो और क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार को याद रखो। अब एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर क्यूबॉइडल या कोल्यूमनार एपिथेलियम पर सीलिया प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोल देंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्क्वेमस को भुला दो, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार को याद रखो, और एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अगर क्यूबॉइडल या कोल्यूमनार एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो क्या बोल देंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे। अब देखो कॉमन सेंस से सोच के देखो कि सीलिया क्या करेगी, सीलिया क्या करेगी, पार्टिकल्स एंड म्यूकस की मूवमेंट कराएगी। ठीक है, सीलिया क्या करेगी, पार्टिकल्स एंड म्यूकस की मूवमेंट कराएगी। ठीक है, अब दूसरा कॉमन सेंस लगाओ कि पार्टिकल्स या म्यूकस की मूवमेंट हमें कहां करानी पड़ती है, ब्रोंकियोल्स में करानी पड़ती है। आपको जुकाम हुआ है ना, आपको जुकाम हुआ है तो आपने फील किया है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकियोल्स में जो म्यूकस आता है ना, उसकी मूवमेंट सीलिया है ना, नॉर्मली भी तो प्रेजेंट होता है वो म्यूकस है ना। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में याद करो क्या होता है, ओवम होता है ना, ओवम एग बनता है, तो एग की जो मूवमेंट होती है वो कौन कराता है ना, यही तो कराती है सिलिएटेड एपिथेलियम। बिल्कुल क्लियर है ना, कॉमन सेंस से चल रहे हैं अभी तक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से देखो, हमने सिलिएटेड में क्यूबॉइडल या कोल्यूमनार को पकड़ा था, फिर से एक बार इन्हीं दोनों को पकड़ लेना है ना। ये क्या बोलता है, इफ क्यूबॉइडल या कोल्यूमनार स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। सिंपल सी बात है, अगर क्यूबॉइडल या कोल्यूमनार एपिथेलियम सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ भी याद नहीं किया, देखो सिक्रीशन कौन करते हैं, ग्लैंड ही तो करते हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये दो टाइप की हो सकती है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर नाम से ही पता लग रहा है, यूनिसेलुलर में क्या होगा, आइसोलेटेड सेल है ना, एक एक सेल होगी, यूनिसेलुलर यानी आइसोलेटेड, अलग अलग सेल होंगी। और मल्टीसेलुलर मतलब क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेल्स का गुच्छा होगा, और सेल्स का गुच्छा है तो ऑटोमेटिक है वो क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर हो जाएगा। यूनिसेलुलर कहां पे, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर का सलाइवरी ग्लैंड में। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो अपना सिंपल एपिथेलियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की तरफ। उसकी डेफिनेशन क्या थी, टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, देखो हमने कैसे किया था कि टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। और इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल हो तो सिंपल एपिथेलियम, और टू और मोर लेयर ऑफ सेल हो तो कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में क्या क्या लिखा है कि मल्टी लेयर्ड सेल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, मल्टी लेयर्ड सेल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस। ठीक है, हमने सिंपल एपिथेलियम में फंक्शन क्या क्या किए थे, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, ये सब फंक्शन थे। और कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है,
प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, ठीक है। और ये कहां कहां पे प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, ठीक है, तीन टाइप के हैं, टाइट, एथरिंग, गैप, ठीक है। सेल जंक्शन तीन टाइप के, टाइट, एथरिंग, गैप, ठीक है। अब इसमें भी कुछ भी याद नहीं करना, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। देखो टाइट है मतलब बहुत टाइट है, बहुत टाइट है मतलब वो क्या कर रहा है? लीकिंग को प्रिवेंट कर रहा है ना, नाम से ही हो रहा है कि बहुत, किसी चीज को आप टाइट मान लो, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है उसको बहुत टाइट बंद कर देते हो तो किस लिए करते हो? कि लीकिंग ना हो पाए, लीक ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है एथरिंग, एथरिंग मतलब होता है आप फेविकोल लगाते हो और किसी चीज को चिपका देते हो तो चिपकना होता है एक तरीके से एथरिंग है, मतलब सीमेंटिंग है ना, आपने जमीन पे सीमेंट बिछाई और उसके ऊपर टाइल चिपका दी तो इस तरीके से कुछ एथरिंग में सीमेंट है। और गैप तो नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं पे गैप है, कहीं पे गैप है मतलब आप ट्रांसफर, आप आयंस की, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर कराना चाह रहे हो ना, गैप इसीलिए तो छोड़ा है कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर हो पाए है ना। और किस किस की ट्रांसफर है? ट्रांसफर आयंस की है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की है और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल कभी कभी होंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन तो नॉर्मली होते ही रहेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू अपना फिनिश हो चुका है। अब हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब देखो इसका नाम कनेक्टिव है, ठीक है, इसका नाम क्या है? कनेक्टिव, मतलब इसका फंक्शन क्या है? कनेक्शन बनाना, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या ऑर्गन, ठीक है, लिंक कर रहा है दूसरे टिश्यू या ऑर्गन को ना, नाम ही है इसका कनेक्टिव, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, है ना, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन या इलास्टिन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स आल्सो सीक्रेट, देखो यहां पे क्या हो गया? सेल्स क्या बनाएंगी? सेल क्या सीक्रेट करेंगी? फाइबर्स करेंगी, कोलेजन या इलास्टिक। और इसके साथ फाइबर के साथ क्या है? सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड व्हिच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप का हो सकता है, लूज या डेंस या स्पेशलाइज्ड। लूज में क्या कहेंगे? एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। और डेंस में क्या आएंगे? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज्ड में ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ठीक है। अब इनको वन बाय वन कवर करते हैं, पहले लूज, फिर डेंस, फिर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका नाम लूज क्यों है? लूज इसका नाम क्यों है? तो सिंपल सी बात है, इसमें सेल्स एंड फाइबर्स जो हैं वो लूजली अरेंज होते हैं ना, लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए इसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कैसा होता है? सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, बिल्कुल क्लियर है। अब ये दो टाइप का हमने किया था, क्या? एरियोलर, एडिपोज, एरियोलर, एडिपोज, ठीक है। अब दोनों में एक बात तो क्लियर है, एक बात तो जो कॉमन है दोनों में कि दोनों प्रेजेंट बीनीथ दी स्किन, प्रेजेंट बीनीथ दी स्किन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बिल्कुल क्लियर है। और एडिपोज के अगर फंक्शन की बात करें तो ये मेनली क्या है? इसकी सेल्स क्या करती हैं? फैट की स्टोरेज करती हैं, ठीक है। एडिपोज नाम आते ही याद रखना है कि फैट की स्टोरेज होती है, बिल्कुल क्लियर। और इसमें क्या कंटेन्स? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, देखो ये तो हमें पता लग गया कि इसमें सेल्स फैट की स्टोरेज करती है, बट इसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर होते हैं और किस फॉर्म में? वो भी फैट की फॉर्म में स्टोर होंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं डेंस वाला, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, लूज में क्या था? फाइबर्स एंड सेल्स जो थे वो लूजली अरेंज थे। अब इसमें डेंस नाम से पता लग रहा है कि फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना, डेंसली पैक्ड है, ठीक है। अब ये दो टाइप का है, डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर। अब ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि फाइबर्स एंड ये फाइब्रोब्लास्ट जो भी हैं, अगर रेगुलर पैटर्न में जो फाइबर है वो पैरेलली अरेंज हो, पैरेलल हो, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो तो वो हो जाएगा रेगुलर। और इरेगुलर, मान ले फाइबर ऐसे इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं बिखरे से, तो वो हो जाएगा इरेगुलर। और डेंस रेगुलर में क्या आता है? टेंडन्स आते हैं और लिगामेंट्स आते हैं। अब टेंडन का फंक्शन क्या होता है? ये बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है? ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। और डेंस इरेगुलर में क्या आ जाएगा? स्किन आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। देखो ब्लड वाला तो हम ब्लड वाले चैप्टर में कर लेंगे जो अपना ह्यूमन फिजियो में आएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज, है ना। अब देखो कार्टिलेज के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? देखो सॉलिड एंड प्लायबल इंटरसेलुलर मटेरियल। देखो इसको ऐसे समझना, कार्टिलेज को ऐसे समझो कि जो रबड़ होती है ना, रबड़ जो पेंसिल से लिखते हैं वो मिटाते हैं, जो स्टेशनरी में यूज करते हैं, तो उससे इसको रिप्लेस कर दो। तो रबड़ कैसी होती है? सॉलिड होती है और वो आप दबाओगे तो रबड़ थोड़ी दब जाती है, तो प्लायबल होती है ना, इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है। मैं यहीं पे बताता हूं, जो बोन होती है ना, बोन वो बिल्कुल हार्ड होती है, नॉन प्लायबल, मतलब आप बोन को दबाओगे तो वो दबेगी नहीं, पर कार्टिलेज थोड़ा सा रबड़ के जैसे थोड़ा दब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या होती है कॉन्ड्रोसाइट्स? ये लगा लो, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्टली कार्टिलेज। देखो सिंपल सा, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखो जब एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, तो उसका मैक्सिमम उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज ही प्रेजेंट होते हैं, उसमें बोन्स कम होती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो क्या है, बड़ा होता जाएगा, एडल्ट की तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम जो कार्टिलेज है वो बोन से रिप्लेस कर दिया जाता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्टिलेज कहां कहां पे होता है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स में और हैंड्स में, बिल्कुल एनसीईआरटी पे चल रहा है, ठीक है। अब कार्टिलेज के बाद है बोन्स। देखो बोन्स का ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है? हार्ड एंड नॉन प्लायबल। कार्टिलेज का कैसा था? प्लायबल था, मतलब वो दब सकता था, और ये नॉन प्लायबल है, बहुत हार्ड है। बोन सबको पता है, ये देखिए सबने, है ना। और बोन्स कैल्शियम और कोलेजन रिच होती है, सबको
पता है कि बोन्स में कैल्शियम होता है, कोलेजन होता है, सबको पता है। और बोन्स का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये भी सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। बोन्स का ना एक ढांचा प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बोन्स की सेल्स को क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। हमने किया था कि कार्टिलेज की सेल को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, और बोन की ओस्टियोसाइट, ठीक है। अब ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये एक स्पेस में प्रेजेंट होती है, ओस्टियोसाइट है वो स्पेस में प्रेजेंट होती है, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? लैक्यूना बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं लैक्यूना, ठीक है। अब लॉन्ग बोन्स, कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं जो, उनमें क्या होता है? बोन मैरो होता है, और बोन मैरो किस काम आता है? वहां पे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो होता है और बोन मैरो में ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अपनी पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर हो चुकी है, एक एक लाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉकरोच की तरफ। देखो फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म मैं आपको बता दूं वो माना जाता है कि सिलेबस में है ही नहीं, तो देख लेते हैं। मतलब उसकी क्लास क्या है? इंसेक्टा, उसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा, और उसका साइज क्या है? इंचेस टू 3 इंचेस, और वो किस टाइप का एनिमल है? नॉकटर्नल ऑम्निवोर्स, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट देखो जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है? एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। एक्सोस्केलेटन से कॉकरोच की बॉडी पूरी कवर्ड होती है। अब एक्सोस्केलेटन में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन हैज प्लेट्स, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स। अब ये स्क्लेराइट्स अगर डोर्सल है तो उसको बोल देंगे टर्जाइट्स, और अगर वेंट्रल है तो उसको बोल देंगे स्टर्नाइट्स, ठीक है। अब जो ये स्क्लेराइट्स हैं ना, ये प्लेट्स हैं जिनको हम स्क्लेराइट्स बोल रहे हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती है, और ये जुड़ी हुई है किसके द्वारा? अर्थरोइडल मेम्ब्रेन के द्वारा। अर्थरोइडल मेम्ब्रेन इन प्लेट्स को आपस में जोड़ रही है, क्लियर है। अब देखो अब हम करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और एनाटॉमी पढ़नी है, यही तो पढ़नी है। तो पहले करते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फो में क्या है? कॉकरोच 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब पहले हम करेंगे हेड, फिर करेंगे थोरैक्स, फिर करेंगे एब्डोमेन, सिंपल है। तो सबसे पहले हेड। अब हेड के बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है पूरा इस पे मैंने उतार दिया कॉपी पेस्ट। देखो हेड क्या है? फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगुलर इन शेप, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हेड लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट head bears pairs of compound eyes. Next point, head formed by fusion of 6 segments. Next, head antenna arises from membranous socket. ठीक है, एंटीना हेड से अराइज होते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट से। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हेड bears biting and chewing type of mouth parts. क्लियर है। अब ये माउथ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखो माउथ पार्ट कौन से हैं? लेब्रम जिसको अपर लिप बोला, लेबियम जिसको लोअर लिप बोला, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स को टंग भी बोल सकते हैं। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफैरिंक्स, क्लियर है। अब देखो यहां पे अपना हेड अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं थोरैक्स की तरफ। अब थोरैक्स में क्या है? 3 पार्ट होते हैं। अब ये थोरैक्स है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। नाम से ही पता लग रहा है, प्रो मतलब जो आगे की साइड होगा, मेसो मतलब जो बीच में होगा, मेटा मतलब जो पीछे की साइड होगा, ठीक है। अब देखो एक बात तीनों में कॉमन है कि तीनों में दो लेग्स होती है ना, टांगे, इसमें भी 2 टांगे, इसमें भी 2 टांगे, इसमें भी 2 टांगे, ये बात तीनों में कॉमन है, तीनों में, है ना। अब अगर विंग्स की बात करें तो विंग्स प्रोथोरैक्स में एब्सेंट होते हैं। यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोथोरैक्स में विंग्स एब्सेंट होते हैं, बट मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। टांगे तीनों में होती है बट विंग्स इसमें एब्सेंट, और इन दोनों में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मेसोथोरैक्स मेटाथोरैक्स से आगे की साइड है ना, तो आगे की साइड है ये, तो इसके विंग्स को बोल देंगे फोर विंग, फोर मतलब आगे, है ना। और ये मेटाथोरैक्स पीछे की साइड है, तो इसके विंग्स को बोल देंगे हाइंड विंग्स, ठीक है। अब ये विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कौन से? ये है फोर विंग, ये है हाइंड विंग। देखो पूरा ऑपोजिट करके पढ़ना है। देखो फोर विंग ओपेक डार्क होते हैं, और इसका ठीक ऑपोजिट हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होते हैं। फोर विंग लेदरी होते हैं, और हाइंड विंग मेम्ब्रेनस होते हैं। फोर विंग का फंक्शन क्या होता है? कवर्स द हाइंड विंग, मतलब ये उड़ने में कोई मदद नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा लो। फोर विंग उड़ने में मदद नहीं कर रहे, इनका सिर्फ काम है इनको कवर करना, और उड़ने में इनका काम क्या है? यूज्ड इन फ्लाइट, ये उड़ने में मदद करेंगे, क्लियर है। अब देखो अपना हेड कवर है, अपना थोरैक्स कवर है। अब चलते हैं एब्डोमेन की तरफ, ठीक है। अब एब्डोमेन में क्या है? देखो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, इन बोथ मेल प्लस फीमेल, मेल कॉकरोच हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होंगे? एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होंगे। अब दो चीजें आती हैं जो कंफ्यूज करती है, एनल सरसाई एंड एनल स्टाइल। एनल सरसाई जो है वो मेल प्लस फीमेल दोनों में होती है, और एनल स्टाइल ओनली इन मेल्स। अब इसको कैसे याद रखें? देखो सरसाई में डबल सी आ रहा है, 1 सी 2 सी, तो ये बोथ मेल प्लस फीमेल में होगी, ठीक है। अब अगर एब्डोमेन में ही फीमेल एब्डोमेन की बात करें तो फीमेल एब्डोमेन में जो स्टर्ना होते हैं, स्टर्ना पता है ना क्या होते हैं? स्क्लेराइट्स हमने किए थे डोर्सल वेंट्रल, तो वेंट्रल थे वो कहते हैं स्टर्नाइट्स। तो अगर फीमेल एब्डोमेन में स्टर्ना की बात करें, स्टर्ना कौन से? 7th, 8th एंड 9th। 7th कैसा होता है? बोट शेप। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रूड या जेनाइटल पाउच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे अपनी मॉर्फो खत्म हो चुकी है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब हम चलते हैं कॉकरोच की एनाटॉमी की तरफ। एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो एनाटॉमी में सबसे पहले हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने ये जैसे लिखा है इसको ऐसे ही याद रखना, आज के बाद कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो सिंपल है, खाना ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। और जो ये रेड कलर के है ना, रेड कलर के, ये है जंक्शन। फोरगट और मिडगट के बीच का जंक्शन ये रेड कलर में है, मिडगट और हाइंडगट के बीच का जंक्शन ये रेड कलर में है, सिंपल है। देखो अब खाना कैसे जाएगा? माउथ, माउथ के बाद फिर फेरिंक्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रोप, फिर गिजार्ड, फिर मिजेंटोरन, फिर इलियम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जंक्शन की बात कर लेते हैं। फोरगट और मिडगट के बीच का जंक्शन है हेपेटिक सिक्के। हेपेटिक सिक्के कितने होते हैं? नंबर में 6 से 8। और मिडगट और हाइंडगट के बीच का जंक्शन है मालफिजियन टिब्यूल, ये कितने होते हैं? 100 से 150 होते हैं नंबर में, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें तो सिर्फ 4 चीजों का फंक्शन याद रखना है और कुछ नहीं, इसमें एनसीईआरटी में पढ़ के देख लेना। 4 चीजों का फंक्शन याद रखना है। कौन से? देखो क्रोप, क्रोप
का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, नंबर 1। नंबर 2 गिजार्ड, देखो गिजार्ड में जेड जेड बने हुए हैं, नुकीले नुकीले हैं, तो नुकीले से याद आ जाएगा कि ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है। प्रोब स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है हेपेटिक सिकी, हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, तो इसके साथ हमें याद आ जाएगा कि ये डाइजेशन कराएगा। नंबर 3 हो गया अपना, ये कराएगा डाइजेशन। अब नेक्स्ट है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन ट्यूब्यूल नाम से ही पता लग जाएगा ये एक्सक्रीशन कराएगा, है ना। ये 4 के फंक्शन याद रखने, प्रोब का स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड का ग्राइंडिंग ऑफ फूड, हेपेटिक सिकी का डाइजेशन ऑफ फूड, माल्फिजियन ट्यूब्यूल का एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। एक्सक्रीशन कोक्रोच में कौन कराएगा? माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन कौन कराएगा? माल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब कोक्रोच इज यूरिकोटेलिक, इंसेक्ट है तो यूरिक एसिड निकालेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने किया अभी कि एक्सक्रीशन कौन कराएगा? माल्फिजियन ट्यूब्यूल, पर माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी। कौन सी? फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे अपना कवर है, एनसीईआरटी चेक कर लेना। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, ये डायग्राम करवाऊंगा, एनसीईआरटी से पढ़ के देख लेना पूरा कवर हुआ कि नहीं, ठीक है। ये है स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल जो कितने होते हैं? 10 पेयर्स। ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकियोल्स। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी समझना नहीं है। देखो स्पाइरेकल्स को रिप्लेस कर दो नोस्ट्रिल से, अपने जो नाक है स्पाइरेकल से उसको रिप्लेस कर दो। ट्रेकिया को अपनी ट्रेकिया ही रहने दो, और ट्रेकियोल्स को रिप्लेस कर दो अपनी अल्वियोलाई से, अल्वियोलाई से। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो स्पाइरेकल से क्या होगा? एयर जो भी ऑक्सीजन है अंदर घुसेगी, फिर ट्रेकिया के थ्रू कहां जाएगी? अल्वियोलाई यानी ट्रेकियोल्स तक। और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहां पे होगा? गैसेस का एक्सचेंज अपने में कहां पे होता है? अल्वियोलाई और ब्लड वेसल में, और इसमें भी कहां पे होगा? ट्रेकियोस में। गैसेस का एक्सचेंज होगा ट्रेकियोस में। सिंपली कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्पाइरेकल नोस्ट्रिल है, ट्रेकिया ट्रेकिया रखो, ट्रेकियोस को अल्वियोलाई बना दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कोक्रोच में कैसा होता है? ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। देखो कोक्रोच क्या है? एक इनवर्टिब्रेट है, तो इनवर्टिब्रेट है तो मतलब पिछड़े हुए हैं थोड़े, तो पुअरली डेवलप्ड है, इसमें कुछ याद नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स ओपन इनटू हीमोसील। देखो जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, सील, सील का मतलब होता है स्पेस, और हीमो मतलब उसमें फ्लूइड या ब्लड भरा हुआ है, पूरा स्पेस में भरा होता है ऐसा पूरा, ना वेन्स तो है नहीं, ब्लड वेसल तो है नहीं, वेन्स आर्टरी तो है नहीं उसमें। हाँ नेक्स्ट है ब्लड, ब्लड कैसा होता है? ब्लड को क्या बोलते हैं? पहले हीमोलिम्फ। और ब्लड कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है? कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट। अपने जैसे ही अपने में क्या होता है? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, तो लगभग वैसे ही है। अब नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ही बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट क्या है? इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, और उसकी पोजीशन क्या है? मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड अब्डोमेन। इसको ऐसे समझो, ये पूरा कॉकरोच है, ये रेड वाला कॉकरोच का हेड है, और ये येलो वाले में क्या आएंगे? ये थोरैक्स, ये अब्डोमेन। अब हेड वाले में तो नहीं है हार्ट, थोरैक्स एंड अब्डोमेन के ऐसे मिड डोर्सल लाइन में इलोंगेटेड है, लंबाई में है, ठीक है। और हार्ट डिफरेंशिएटेड इनटू 13 चैम्बर, 13 चैम्बर्स में होता है हार्ट। और ओस्टिया क्या होता है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टिया। देखो ये चैम्बर्स के थ्रू पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया, जिसके थ्रू अपना वो ब्लड जाएगा कॉकरोच का, ठीक है। तो अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद आता है नर्वस सिस्टम का नंबर। देखो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, और गैंग्लिया 3 होंगे थोरैक्स में और 6 होंगे एब्डोमेन में। अब नर्वस सिस्टम लिटिल थोड़ा सा होता है हेड में और बाकी वेंट्रल बॉडी में, इसीलिए बोलते हैं कि अगर कॉकरोच का हेड काट दिया जाए तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हेड में थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है ब्रेन। देखो कॉकरोच का ब्रेन कौन रिप्रेजेंट करता है? सुप्रा ओसियोफेजियल गैंग्लियन, क्लियर है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। कॉकरोच में कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? एंटीना, आईज, एनल सर्साई, मैक्सिलरी पाल्स, लेबियल पाल्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी को चिपकाया हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है, तो क्लियर है ना। अब नर्वस सिस्टम में ही बात करते हैं कंपाउंड आईज की। देखो कंपाउंड आईज, आंखें हैं तो 2 होंगी, ठीक है। ये कंपाउंड आईज का नंबर कितना? 2। अब एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं, एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं, ठीक है। अब ये ओमाटिडिया क्या करते हैं? रिसीव सेवरल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस को रिसीव करते हैं, और बहुत सारी इमेजेस होंगी तो ऐसे पैचेस बन जाएंगे। तो जब पैचेस बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोज़ेक पैटर्न। तो मोज़ेक विजन होता है कॉकरोच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खासियत क्या है? मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन। अब इसकी वजह से, इस सारे सिस्टम की वजह से कॉकरोच का विजन कैसा होता है? नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल एलिमेंट, नॉक्टर्नल एनिमल होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रास्ता है, जैसे अपने में होता है, लगभग वैसे ही चलता है कि टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है? 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस से कहां जाएंगी चीजें? वास्ट डिफरेंस, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर से बाहर। लगभग यहां तक अपने सेम ही है, अपने जैसा ह्यूमन के जैसा, टेस्टिस से इजैक्युलेटरी डक्ट की तरफ। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 चीजें आपको पक्का पक्का कंफ्यूज करेंगी एनसीईआरटी में, मशरूम ग्लैंड्स एंड मेल गोनेपोफाइसिस। मेल गोनेपोफाइसिस का ही दूसरा नाम है फेलोमियर। मशरूम ग्लैंड की लोकेशन क्या है? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। और ये करते क्या है? ये है क्या? ये है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही चिपकाया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? फेलोमियर क्या है? रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और क्या है? ये क्या है? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं? सराउंड्स मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर को सराउंड्स करते हैं। तो ये क्लियर, कंफ्यूजन से दूर रहना। अब देखो मेल में क्या होता है? स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होता है, स्पर्म सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होता है, और वो आपस में चिपक जाता है, एक जैसे ये लगा लो फेविकोल से चिपक जाता है, और बंडल्स बना देता है। चिपक के क्या बना देगा? बंडल बना देगा, और उस बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो अब अगर कोई मेल कॉकरोच डिस्चार्ज करेगा पॉपुलेशन के दौरान, तो स्पर्मेटोफोर निकलेंगे मेल से, है ना। स्पर्मेटोफोर मतलब बंडल ऑफ स्पर्म्स निकलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये कुछ ऐसा सा याद रखना, डायग्राम इसी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है 2 ओवरी, ओवरी किससे मिलकर बनी है? ओवेरियोल से। ओवरी 8, एक ओवरी 8 ओवेरियोल से मिलकर बनी है। अब ये ओवरी की आई, ये
ओविडक्ट, ये वाली ओवरी की आई ये ओविडक्ट। अब दोनों ओविडक्ट मिलकर क्या बना देंगे, कॉमन ओविडक्ट। ये है स्पर्मेथिका और ये इधर जेनाइटल चैम्बर जो हमने किया था ना, जेनाइटल चैम्बर, और जेनाइटल चैम्बर में ये क्या बना, गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस। ठीक है, अब अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की तो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह याद रखना है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करके बना देंगे। ठीक है, अब देखो मेल गैमीट स्पर्मेटोफोर में होते हैं, हमने किया था ना मेल कोक्रोच में क्या होता है, स्पर्म आएंगे, स्पर्म आपस में चिपक जाएंगे और बंडल्स बना देंगे, स्पर्मेटोफोर। अब ये स्पर्मेटोफोर क्या करेंगे, फीमेल एग को फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइज्ड एग्स जो बन गए वो क्या होंगे, वो कैप्सूल्स में अरेंज हो जाएंगे। कैप्सूल को क्या बोला है, ऊथिका बोला है। ठीक है, ये एनक्लोज होते हैं कैप्सूल में, जिसको बोला है हमने ऊथिका। अब एक एवरेज फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है ना, और एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। ठीक है, अब ये ऊथिका क्या है, फीमेल की बॉडी से बाहर है। ठीक है, अब ये कहीं फेवरेबल कंडीशन जहां मिलेगी वहां पे चिपक जाएगी, जैसे दीवारों में दरारें हैं या कोई ह्यूमिड प्लेस है वहां पे चिपक जाएगी। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि निम्फ, निम्फ क्या होता है, कॉकरोच का लार्वा है। अब निम्फ से अडल्ट बनेगा, और अडल्ट कितनी माउल्टिंग के बाद बनेगा, 13 माउल्टिंग के बाद। अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, निम्फ लुक लाइक अडल्ट, ये निम्फ जो है अडल्ट की तरह दिखता है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि निम्फ के पास विंग पैड्स होते हैं बट विंग्स नहीं होते। विंग्स